गुड मॉर्निंग बच्चों। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती और आज का टॉपिक जो है वाक्य के भेद, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आज हम यहाँ पे इस माध्यम से आज पढ़ने वाले हैं। तो ये वाक्य के भेद परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि वाक्य पहचानिए, कौन से अर्थ के आधार पर, यानी एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस के आधार पर आपको वाक्य पहचानना पड़ता है। और इसी के ये बहुत सारे इजी टॉपिक है। आप सिर्फ मैं जो भी निर्देश देता हूँ, आपको जो भी सूचना दे रहा हूँ, जो भी कुछ बातें बता रहा हूँ, उसका आप ध्यानपूर्वक सुनना है और कॉपीराइट करना है, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना है, क्योंकि आपको बार बार यह पढ़ने में आपको यानी अच्छे से आपको मालूम होगा। आज हम वाक्य और वाक्य के भेद दो। अब यह सबसे पहले हमको जानना है कि वाक्य और भेद, यहाँ पे दो शब्द है। वाक्य एक अलग शब्द है और भेद एक अलग शब्द है। तो वाक्य के भेद यानी क्या, सबसे पहले हम वाक्य यानी क्या वो पहले यहाँ पे जान लेंगे। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी दो पद, दो या दो से अधिक पद होते हैं। जैसे कि हम कोई सेंटेंस लेते हैं तो उसमें पूरा सेंटेंस करने के लिए एक दो वर्ड होते हैं क्या, वहां पे नहीं होते, बहुत सारे वर्ड होते हैं। यानी 7-8 वर्ड मिलाकर यहाँ पे एक वर्ड सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह, यानी पूरा पूरा वो शब्द मिलजुल कर, पूरे शब्द पूरे वर्ड्स एक साथ मिलजुल कर क्या बनता है, वाक्य बनता है। और उसी को ही यहाँ पे यानी एक मीनिंगफुल वाक्य बनता है, मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनता है, और उसी को ही यहाँ पे हिंदी में वाक्य कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेंगे कि वाक्य किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक मैंने एक सेंटेंस लिया है, ऊपर देखिए कि उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। अभी सत्य की विजय होती है, ये हमें हमें सुनने भी अच्छा लग रहा है, लिखने भी अच्छा लगता है, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसका निकलता है। यानी पूरा सेंटेंस जो है इसका कोई मतलब निकलता है। एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है। और दूसरी यहाँ पे पहले भाग में यहाँ पे जो देखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है किंतु सत्य विजय होती। वाक्य यहाँ पे देखो, किंतु सत्य विजय होती, यहाँ पे सेंटेंस लग रहा है क्या, पूरा सेंटेंस ऐसा लग रहा है क्या, सत्य विजय होती, नहीं लग रहा है ना। तो वाक्य किस प्रकार से होने चाहिए, सत्य की विजय होती है। यानी ये जो सेंटेंस है ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, और यह इसी को ही हम वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सत्य विजय होती, यहाँ पे किसका कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई कुछ बात बन रही है, नहीं है। तो इसी को यहाँ पे सेंटेंस नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता है। और इसी वजह से ये सेंटेंस नहीं है। जो रेड लाइन में जो आपको ऊपर अंडरलाइन करके लिखा गया है, सत्य की विजय होती है, वही सेंटेंस है, वही वाक्य है। और पीले भाग में जो सत्य विजय होती है से पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग यानी क्या, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसको कहा जाता है और विधेय किसको कहा जाता है, ये सबसे पहले बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमें वाक्य का पता चलता है, पूरे सेंटेंस का पता चलता है, उस वाक्य में क्या क्या कहा जा रहा है, किसको क्या कहा जा रहा है, ये पता चलता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान में देना है कि वाक्य के क्या होते हैं, दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसको कहते हैं और विधेय किसको कहते हैं, देखो उद्देश्य यानी कर्ता, उद्देश्य यानी क्या, कर्ता, और कर्ता को कहते हैं, और कर्ता के अलावा जो भी बात वाक्य में कही जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी कर्ता से जुड़ी, यानी कर्ता से जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो उसको विधेय कहा जाता है। अब ये कर्ता यानी क्या, विधेय यानी क्या, अब और पूरी डिटेल से हम जान लेंगे आगे के भाग में। देखो उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में
उसी के बारे में बताया जा रहा है, उसी के बारे में बोला जा रहा है, वो जो नाम है वो होता है उद्देश्य। जैसे कि यहाँ पे देखो, राजा खाता है, राजा क्या करता है, खाता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, पक्षी डाल पर बैठा है। अब यहाँ पे राजा खाता है और पक्षी डाल पर बैठा है, यहाँ पे दो सेंटेंस है। इन वाक्यों में राजा और पक्षी जो है ये उद्देश्य है। जैसे कि हम कर्ता और क्रियापद बोलते हैं, हाँ, कर्ता यानी मेन मेन मूल शब्द, किसी का नाम हो सकता है, पंछी का नाम, चिड़िया का नाम, तो किसी का जानवर का नाम भी हो सकता है। तो वो जो नाम है वो यानी उद्देश्य, और ये सेंटेंस में उद्देश्य नाम से जाना जाता है। तो पक्षी डाल पर बैठा है और राजा खाता है, यहाँ पे राजा और पक्षी जो है ये उद्देश्य है। अब यहाँ पे और देखो डिटेल से थोड़ा, वाक्यांश या पद जिसके संबंध में कुछ बतलाया जाए, जिसे उद्देश्य और विधेय, विधेय राम पुस्तक पढ़ता है, मैं पढ़ता है विधेय। अभी यहाँ पे उद्देश्य हमने देख लिया, अब विधेय किसे कहते हैं देखो। विधेय यानी क्या, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। राम यानी उद्देश्य हमें पता चल गया, क्योंकि राम के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है यानी विधेय। यानी उद्देश्य और विधेय के बारे में जो डिफरेंस है आप जान लो पहले, कि उद्देश्य यानी राम, और पढ़ता है, राम क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, यानी वो क्रिया कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उसको क्या कहता है, क्या कहते हैं, हम विधेय कहते हैं। तो विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी उद्देश्य के विषय में, यानी उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य से जुड़कर, उद्देश्य से मिलकर उसके सामने जो भी कुछ बातें बोली जा रही है, उससे रिलेटेड बातें जो बोली जा रही है, उसको यहाँ पे विधेय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे और एक कुछ उदाहरण देखो, राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है, वही सेंटेंस ले लो, राजा और पक्षी क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। लेकिन खाता है और डाल पर बैठा है, राजा खाता है यानी विधेय, और पक्षी यानी उद्देश्य, और डाल पर बैठा है, डाल पर बैठा है ना पक्षी, इसी वजह से वो विधेय होता है। तो यहाँ पे इन वाक्यों में खाता है और डाल पर बैठा है, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वाक्य के भेद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार से किए जा सकते हैं। वो एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद ये 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आज क्या करने वाले हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, यानी उसके बारे में जानकारी जानने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारा मूल टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा सिर्फ आप गौर से सुनना है, और गौर से सुनने के बाद आपको इसकी थोड़ा सा कॉपीराइट करना है, लिखना है, थोड़ा सा इसकी स्क्रीनशॉट निकालकर थोड़ा सा स्मरण करना है। तो स्मरण करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरह से ये बातें सब समझ में आ जाएगी। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, वो आज हम इस माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से हम आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद वो 8 प्रकार के होते, मैंने अभी बताया। तो सबसे पहला यहाँ पे आ गया विधानवाचक वाक्य, दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य, और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो इन 8 वाक्यों को अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, तो परीक्षा में 1-2 मार्क के जो भी सवाल पूछा जाएगा, तो आपको वो बहुत सारा इजी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, यानी लिखना होगा। और इसी माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ गया विधानवाचक वाक्य, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, उसके सेंटेंस यानी उसका अर्थ किस प्रकार से निकलता है, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले आ गया विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य यानी क्या, उसके उदाहरण किसकी कैसे होते हैं, उसकी परिभाषा कैसी है, ये तो हम यहाँ पे इस माध्यम से देखने वाले हैं। तो विधानवाचक वाक्य यानी वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है।
जानकारी प्राप्त होना यानी इंफॉर्मेशन हमें मिलना। उदाहरण के तौर पर एक देखो, भारत क्या है? एक देश है। भारत के बारे में हमें पता चल गया कि भारत क्या है? एक देश है। इस प्रकार का उदाहरण। यहाँ पे दूसरा जो उदाहरण दिया गया है, राम के पिता का नाम दशरथ है। तो राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ था। ये भी हमें यहाँ पे इस जानकारी प्राप्त हो गई है। और यहाँ पे तीसरा जो उदाहरण देखो, दशरथ अयोध्या के राजा है, यानी दशरथ कौन से राज्य के राजा है? अयोध्या के राजा है। ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई है। यानी किसी प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होना, यानी किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त होना, उसी को ही यहाँ पे विधानवाचक वाक्य कहलाता है, यानी उसको ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उसकी परिभाषा देखो, आगे बहुत सारे सेंटेंस है, मैं आपको पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, विधानवाचक वाक्य की परिभाषा। परिभाषा क्या है? यानी उसका मीनिंग्स। ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कोई काम हो रहा है और कोई काम के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, किसी के अस्तित्व के बारे में पता चल रहा है, जैसे कि अयोध्या, दशरथ अयोध्या के, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया पिछले इसमें, दशरथ अयोध्या के राजा है। उसी प्रकार के किसी के अस्तित्व के बारे में पता चल रहा है, किसी की जानकारी प्राप्त हो रही है, उसका बोध हो रहा है, उसको हमें हमें मालूमात हो रही है। तो यहाँ पे उसी को ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है, यानी उस विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस भी देखो, मैंने एक सेंटेंस लिया है, ममता ने खाना खा लिया। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, ममता ने खाना खा लिया। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि ममता ने खाना खा लिया है। यानी ममता ने क्या कर लिया है? खाना खा लिया है। यानी हमें किसी काम के होने का बोध हो रहा है कि नहीं? यानी खा लेना, यानी खाने की क्रिया घट चुकी है, क्रिया हो चुकी है, और इसी का हमें बोध हो रहा है, इसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और इसी को ही अंततः उदाहरण क्या होता है? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है, और इसी को ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और भी कुछ उदाहरण है देखो, जैसे कि आपको एग्जाम में अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो वो किस प्रकार के सवाल होते हैं, वो आप यहाँ पे इस माध्यम से देख सकते हैं। तो दूसरा जो सवाल है, दूसरा जो उदाहरण देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पे ऊपर दिए उदाहरण में हमें क्या पता चल रहा है कि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। ये हमें इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त हो रही है। यानी हमें किसी वस्तु के अस्तित्व का बोध हो रहा है, बराबर है कि नहीं? हमारे यानी किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी के बारे में हमें पता चल रहा है, कि इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसी को यहाँ पे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और एक सेंटेंस देखो, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। यानी हिमालय किधर है? भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, इसका हमें बोध हो रहा है। यानी हम किसी चीज का अस्तित्व के बारे में पता कर रहे हैं, यह इसके बारे में हमें पता चल रहा है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और इसी को ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वह एक लड़का है, वह यानी वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो, हमें क्या लेना है उसके। तो वह एक लड़का है, तो वह लड़का है यानी वहां पे उसके बारे में वहां पे पता चल रहा है, उसके बारे में हमें बोध हो रहा है, उस चीज के बारे में हमें निश्चितता हो रही है, वो लड़की नहीं है, लड़का ही है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें उस माध्यम से दिया जाता है, यानी उस माध्यम से मिलती है, उसी को ही हम वहां पे उसको तरफ देखकर वो लड़का ही यहाँ पे जब बोला जाता है, तो उसी को ही यहाँ पे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और भी कुछ विधानवाचक वाक्य के अन्य कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए, आमतौर पर आपके लिए मालूम, आपको जानकारी के लिए, प्राप्त होने के लिए। भारत हमारा देश है, राम ने खाना खा लिया, राम के पिता का नाम दशरथ है, राधा स्कूल चली गई, मनीष ने पानी पी लिया, अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। इन सभी सेंटेंस में से, इन सभी वाक्य में से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों? तो इन सभी वाक्यों में से हमें पता चल रहा है कि इन बारे में, इन भारत, राम राधा, मनीष, और अयोध्या के राम का नाम, राजा का नाम दशरथ है। इन सभी के बारे में हमें क्या प्राप्त हो रही है? जानकारी प्राप्त हो रही है, और उसी के बारे में हमें बोध हो रहा है, और इसी वजह से इन सभी को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये सबसे आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? आगे की तरफ देखो, हमारा जो सेकंड वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। अब ये निषेधवाचक वाक्य यानी क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है?
सबसे पहले आप ध्यान में रखना है कि हमने विधानवाचक वाक्य देख लिया, उसमें से हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, पूरा सेंटेंस हमें उसकी किसी की चीज के बारे में, किसी के अस्तित्व के बारे में बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य, निषेध करना, उसको नहीं नहीं कहना, इसी को ही हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, वहां पे कार्य हुआ है, जैसे कि विधानवाचक वाक्य में क्या हुआ है, कार्य संपन्न हुआ है, कार्य हुआ है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन निषेधवाचक यानी उसके उल्टा, उससे विरुद्ध क्या हुआ, यहाँ पे कार्य न होने का भाव, हमें उसके कार्य न होने का हमें बोध होता है, और उसी को यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा है, यानी ऐसा एक संदेश, ऐसा एक मैसेज हमें मिल रहा है कि वो काम नहीं हो रहा है, वो काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है, ऐसा जो मैसेज हमें मिलता है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। और इन वाक्यों में प्राय कौन कौन से शब्द आते हैं, नो, नहीं, या मत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि न, नहीं या मत, ये तीन शब्दों का प्रयोग कर कर निषेधवाचक वाक्य लिखा जाता है एग्जाम में। तो हम तो सबसे पहले हमें ध्यान में आना चाहिए कि निषेधवाचक वाक्य में क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं, न आता है, और नहीं आते हैं, और मत आता है। तो ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया गया है वाक्य में, तो वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैंने दो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, आगे भी हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने दूध नहीं पिया, तो मैंने दूध नहीं पिया, ये जो सेंटेंस है इसमें कार्य हुआ है क्या, दूध पिया है, ये जो अगर ऐसा यहाँ पे अगर कहा जाता है तो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दूध नहीं पिया, तो ये जो नहीं है, इसका यहाँ पे जो प्रयोग किया है, इसका जो इस्तेमाल यहाँ पे सेंटेंस लिखते वक्त किया है, तो इसी को ही हम नहीं को ही हम निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, कार्य मैंने खाना खाया, अगर यह सेंटेंस होता तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता। लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, नहीं का मतलब यानी निषेधवाचक, यानी यहाँ पे जो कार्य जो हो रहा है वो अधूरा हो रहा है, यानी वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक। और न होने का जो मैसेज हमें मिलता है, कोई कार्य न होने का जो मैसेज मिलता है, उसी को ही हम यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा देखो। निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जैसा कि जमीन जमीन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि निषेधवाचक वाक्य हमें किसी काम के ना होने का या न करने का बोध कराते हैं। यानी ये जो सेंटेंस है क्या करते हैं, कोई काम न हो रहा है और न करने का बोध होता है, वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो उसी को ही हम यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कोई भी कार्य हो, खाना खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, पानी पी रहा है, पानी नहीं पी रहा है, गाना गा रहा है, गाना नहीं गा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये जो सेंटेंस यहाँ पे नहीं नहीं आ रहे हैं, इन सभी को यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण देखो, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ हमें किसी कार्य का के ना होने का बोध हो रहा है। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा अगर यहाँ पे ऐसा होता तो यहाँ पे विधानवाचक वाक्य कहलाता। लेकिन ये जो सेंटेंस है मैं घर नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो कार्य न होने का बोध हो रहा है, और इसी वजह से ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंस को हम निषेधवाचक वाक्य कहलाते आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। और भी कुछ बातें हैं देखो, आज बारिश नहीं होगी, जैसे कि ऊपर भी दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आज बारिश नहीं होगी। विधानवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य में क्या डिफरेंस है देखो, अगर ये आज बारिश होगी ऐसा अगर यहाँ पे सेंटेंस होता तो यह विधानवाचक वाक्य कहलाता। लेकिन आज बारिश नहीं होगी यानी ये निषेधवाचक वाक्य है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। आज हिंदी के अध्यापक नहीं आएंगे, अगर आज हिंदी के अध्यापक आएंगे ऐसा यहाँ पे सेंटेंस होता है तो विधानवाचक वाक्य कहलाता। क्योंकि आज हिंदी के अध्यापक नहीं आएंगे, नहीं यानी इसका मतलब हो रहा है क्या, यहाँ पे ये जो कार्य हो रहा है वो पूरा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और नहीं होने की वजह से यह वाक्य कौन सा कहलाता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा विधानवाचक वाक्य, मैं वहां नहीं जाऊंगा यानी निषेधवाचक वाक्य।
यानी इस वाक्य में से, इस सेंटेंस में से हमें क्या पता चल रहा है? कार्य न होने का भाव प्रकट हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से यह सब वाक्य कौन से आते हैं, किस में मोड़े जाते हैं? निषेधवाचक वाक्य में बोले जाते हैं, उसमें अंतर्गत आते हैं। नहीं होने का भाव, कोई भी कार्य नहीं होने का भाव जिस वाक्य में किया जाता है उसी को ही यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले बात, आपको विधानवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य में डिफरेंस आपको पता चला होगा कि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं, देखो। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, राम आज स्कूल जाएगा, विधानवाचक वाक्य। राम आज स्कूल नहीं नहीं जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। निषेध हो रहा है ना उधर, वहां पे कार्य कब पूर्ण नहीं हो रहा है। रमन आज खेलने नहीं आएगा, निषेधवाचक वाक्य। रमन आज खेलने आएगा, विधानवाचक वाक्य। राम आज रावण को नहीं मारेगा, निषेधवाचक वाक्य। और राम आज रावण को मारेगा, विधानवाचक वाक्य। समझ में आ रहा है बच्चों कि इसमें डिफरेंस क्या है? नहीं नहीं लगा, अगर आपको यहाँ इस पूरे सेंटेंस में नहीं लगा है, और ये सभी नहीं जो लगे हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो सभी सेंटेंस निषेधवाचक वाक्य में, निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है? बसंती गब्बर के सामने नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी, निषेधवाचक वाक्य। आज वह फिल्म टीवी पे नहीं आएगी, नहीं आएगी, निषेधवाचक वाक्य। आज हम घूमने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं, यानी निषेधवाचक वाक्य। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में जैसा कि हमने देखा, यहाँ किसी ना किसी काम के ना होने का बोध हो रहा है। काम हो रहा है क्या यहाँ पे? हमें इसके बारे में काम होने का, काम पूरा हो रहा है क्या? काम हो रहा है क्या उधर? नहीं हो रहा है। और इसी के बारे में अगर हमें पता चल रहा है, इन सभी के बारे में हमें मालूमात हो रही है, इसके बारे में सभी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, तो ये सभी उदाहरण जो होते हैं, ये निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, और इसको ही निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, उसको ही निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ये हो गया दो सेंटेंस, विधानवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। जो तीसरा है, आगे वाला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल और सबसे इजी टॉपिक जिसको कहा जाता है, ये वाक्य है, ये वाक्य के भेद है। इसको सिर्फ आप ध्यान से सुनना है और अमल करना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा थिंकिंग करना है, सोचना है कि कौन सा वाक्य किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, तो आपको पूरी तरह से, आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। प्रश्न यानी क्वेश्चन, और ये प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार के होते हैं? वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न किया गया है, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखो, भारत क्या है? भारत क्या है? भारत एक देश है। भारत क्या है? यहाँ पे सवाल पूछा है ना, तो यहाँ पे भारत क्या है? भारत एक देश है। राम के पिता कौन है? सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है आगे। तो दशरथ कहाँ के राजा है? बराबर है ना, यहाँ पे सभी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो सवाल पूछे गए हैं, इन्हीं सभी सवालों को प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा क्या होती है, देखो। जैसा कि हमने इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रश्नों से संबंधित है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्न से संबंधित। जिस सेंटेंस में प्रश्न, क्वेश्चन मार्क आता है, उसी को सबसे पहले आप लिख सकते हो कि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य आता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्नवाचक पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। यानी किसी के सवाल पूछना, हम कहते हैं कि देखो स्कूल में कोई स्कूल में अगर कोई नया लड़का आता है, तो उसको हम सवाल पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा नाम क्या है, यह जो सवाल है यहाँ पे बना है, और इसी को ही, ऐसे सेंटेंस को यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के बाद प्रश्न चिन्ह भी लगाना पड़ता है। जैसे कि हमने प्रश्नवाचक वाक्य लिख दिया, एग्जाम में हमें बोर्ड में पूछा जाता है कि कौन इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए या प्रश्नवाचक शब्द पहचानिए,
प्रश्नवाचक सेंटेंस पहचाने, वाक्य पहचाने, ऐसे अगर हमको सवाल पूछा गया तो वो सब लिखने के बाद यानी पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। अगर यह बात अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह अगर नहीं लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहलाता है। तो इसी बात का आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बाद उसके लास्ट में अंत में हमें प्रश्न चिन्ह लगाना ही है। प्रश्नवाचक वाक्य की उदाहरण देखो, तुम्हारा क्या नाम है। इस उदाहरण में हमें देख सकते हैं कि इसके जरिए उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसका क्या पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। यानी उस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है और इसी से पता चलता है यह वाक्य कौन से प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। हाँ, तुम्हारा नाम यानी तुम्हारा क्या नाम है। दूसरा सेंटेंस देखो, तुम स्कूल कब जाओगे। यहाँ पे भी सवाल किया है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल जाने के समय के बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। यानी आप ध्यान में रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य में सवाल पूछा जाता है, उसी को ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुम मेरे साथ नाचना पसंद करोगे, ये भी सवाल पूछा गया है किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ नाचना पसंद करोगे, ये जो सवाल पूछा है, तो यहाँ इस सवाल के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे सवाल पूछा गया है। दशरथ कहाँ के राजा थे, ये भी यहाँ पे सवाल पूछा गया है। और भी कुछ उदाहरण प्रश्नवाचक वाक्यों के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए गए। देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है, तुम कौन से देश में रहते हो, राम रावण का वध कब करेगा, बसंती कब नाचेगी, हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे, यहाँ फिल्म कब खत्म होगी, तुम क्या खाना पसंद करोगे। इन सभी सेंटेंस में लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और पूरे सेंटेंस में यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी ना किसी दोस्त को, किसी ना किसी रिश्तेदार को यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। तो ये सभी सवाल जो पूछे गए हैं, इन सभी सवालों का जो समावेश होता है, जो अंतर्गत है, वो सभी वाक्य ये भी सभी सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 यानी प्रश्न क्रमांक यानी वाक्य क्रमांक 4, आज्ञावाचक वाक्य। अभी आज्ञावाचक वाक्य यानी क्या, यह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, आज्ञा देना या प्रार्थना की जाती है, वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। आज्ञावाचक वाक्य को विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो यह वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, उसी को यहाँ पे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखो, कृपया बैठ जाइए। जैसे कि हम सभी छात्रों को क्लास में बैठने के लिए हम बोले जाते हैं, वही वही एक प्रकार की आज्ञा होती है। आपको घर से होमवर्क लिखने के लिए लाने के लिए बोला जाता है, उसी को ही हम यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, ये आप सभी उदाहरण जो है आप स्कूल में सुनते होंगे। आप हम सभी टीचर आप सभी बच्चों को कहते रहते हैं। तो ये सभी वर्ड्स जो होते हैं, ये भी सभी जो सेंटेंस हैं, ये सभी सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा, ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आदेश के बारे में, आदेश का बोध होना, आज्ञा का बोध होना या अनुमति का बोध होना, वे सभी सवाल होते हैं, ये सभी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य की उदाहरण देखो, सभी अपना अपना काम करो। स्कूल में बोला जाता है कि नहीं आपको, टीचर के माध्यम से। अगर आप बहुत सारा शोर कर रहे हैं, आपको कोई होमवर्क दिया गया है, तो टीचर बोलते हैं ना, सभी अपना अपना काम करते बैठो, ये हो गई आज्ञा। यह पाठ तुम्हें पढ़ना होगा। कोई टीचर आपको कोई कविता या कोई गद्य पद्य आपको पढ़ने लगा रहा है, पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो वो एक प्रकार की आज्ञा हो गई। कृपया बैठ जाइए, बोला जाता है ना स्कूल में, कृपया बैठ जाइए नीचे, तो ये एक प्रकार की आज्ञा हो गई। ये सभी जो प्रकार होते हैं, ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और देखो, तुम वहां जा सकते हो, वहां जा सकते हो यानी एक प्रकार की आज्ञा हो गई। कृपया शांति बनाए रखें, ये एक प्रकार की आज्ञा हुई। और आज्ञावाचक वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए देखे, देखो, वहां जाकर बैठिए, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, कृपया शांति बनाए रखे,
ये जो सभी सवाल आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, ये सभी जो सवाल या यहाँ पे ये जो वाक्य दिए गए हैं, ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य यानी क्या? विस्मयादिवाचक वाक्य यानी वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। गहरी अनुभूति प्रदर्शन। अब गहरी अनुभूति प्रदर्शन यानी क्या? ये सिर्फ ध्यान से सुनना है, मैं आगे बताने वाला हूँ। और उसी को यहाँ पे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, आहा कितना सुंदर उपवन है, यानी कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर जंगल है। ये जो आहा इसके सामने उद्गार विस्मयादिवाचक जो चिन्ह लगा है, इसके उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि उस चीज के बारे में कितना गहरा प्रभाव, यानी कितना गहरा प्रदर्शन कि अनुभव अनुभव जो होता है वो इतना गहरा है कि उसके यानी जबान में से वहां पे क्या निकल रही है, वो शब्द निकल रहे हैं। और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम अचानक से जाते घर घर जा रहे हैं और घर जाते जाते अचानक से एक बड़ा सा एक्सीडेंट हमारे सामने होता है, तो हमारे मुंह में से हमारे जबान एक वर्ड्स निकलता है, अरे बाप रे। अरे बाप रे जो होता है, ये बहुत सारा गहरा अनुभव का प्रदर्शन का एक यहाँ पे एक वर्ड सेंटेंस होता है, यानी हमारे वर्ड्स होता है, मुंह में से जबान में से निकल जाता है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे पूरे सेंटेंस को हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। ओह कितनी ठंडी रात है, जैसे कि हम अभी ठंडी के दिनों चल रहे हैं, तो हम ऐसे शब्दों को हम ओह कितनी ठंडी रात है, ये भी हम यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद बल्ले हम जीत गए, यानी ये जो गहरा अनुभव का अनुभूति का प्रदर्शन जहाँ पे किया जाता है, और ऐसे सेंटेंस को के माध्यम से जब लिखा जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अब विस्मयादिवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है, देखो। विस्मयादिबोधक की परिभाषा, इसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, देखो जिन वाक्यों में क्या होता है, आश्चर्य होता है, हर्ष होता है, यानी बहुत सारा आनंद होता है, शोक होता है, बहुत सारा शोक होता है, घृणा होती है, यानी घृणा यानी बहुत सारा गुस्सा, ऐसा जो तिरस्कार बोलो जिसको बोला जाता है, ऐसे जो वादी भाव के जो व्यक्त होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस में आते हैं आमतौर पर, तो उन सभी को हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और देखो जैसे कि मैंने प्रश्नवाचक वाक्य में कहा था कि अंत में क्या होता है, क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, उसी को ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो विस्मयादि बोधक वाक्य में इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। और उसी ये सभी सबसे इजी पहचानने के लिए, सबसे बनाने के लिए, पहचानने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे अच्छी बात है। जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भाव का बोध कराता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है, और ये जो चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो आपको, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का वाक्य चिन्ह का यहाँ पे ये सिंबल है। अब जैसे कि देखो, अरे 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 पीछे हो जाओ गिर जाओगे, अरे 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 के सामने उद्गारवाचक चिन्ह लगा है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य। हाय वह भी मार गया, वह भी मार गया, वह भी मर गया, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम कब आ गए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ये सभी जो शब्द है, ये सभी जो सेंटेंस है, ये सभी जो वाक्य हैं, ये सभी विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। अब विस्मयादि बोधक के भेद, इसमें इनमें भी बहुत सारे कुछ तो अलग अलग प्रकार के थोड़ा सा सेंटेंस देखो इस प्रकार के। एक होता है शोक बोधक, उसमें से शोक प्रकट होता है। दूसरा होता है तिरस्कार बोधक, उसमें से नफरत के बारे में हमें पता चलता है। तीसरा है विस्मयादि बोधक, ये तो हमें पता ही है। संबोधन बोधक, कोई संबोध कर रहा है। हर्ष बोधक, कोई हंसने का यानी बहुत सारा आनंद प्रकट करने का काम कर रहा है। भय बोधक, कोई डर डर, जैसे कि मैंने अरे बाप रे बोल दिया, ये डर भय भय हो गया, भय बोधक। आशीर्वाद बोधक, कोई आशीर्वाद दे रहा है, उसको आशीर्वाद बोधक। अनुमोदन बोधक,
विदास बोधक, विवशता बोधक, ये सभी जो है, ये सभी के सेंटेंस में आपको एक एक तौर से बताने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। शुभ बोधक में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, देखो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। जहां पर हाय, बाप रे बाप, हे राम, ओह, उफ, त्राही, त्राही, आह, आह आते हैं, वहां पर शोक बोधक होता है। जैसे कि हे राम, बहुत बुरा हुआ। हाय, नाना जी चल बसे। ओह, तुम्हें किसने पीटा। ये सभी जो सेंटेंस होते हैं, ये सभी शोक बोधक प्रकट करते हैं, और शोक बोधक में ऊपर दिए गए सभी वर्ड्स आते हैं। तिरस्कार बोधक में कौन कौन से आते हैं, देखो। जहां पर छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आते हैं, वहां पर तिरस्कार बोधक होता है। जैसे कि धिक्कार है तुम पे, धत, ऐसी बातें ऐसे नहीं करते। ये सभी जो सेंटेंस होते हैं, ये तिरस्कार बोधक में आते हैं। स्वीकृति बोधक में क्या आते हैं, देखो। जहां पर अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आते हैं, वहां पर स्वीकृति बोधक होता है। उसका उदाहरण देखो। हाँ मैं कल पहुंचूंगा, हाँ मैं कल पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस, हाँ मैंने ही तुम्हारी पुस्तक चुराई है। ये हो गया स्वीकृति बोधक, यानी स्वीकारने का काम कर रहे हैं ना वो। इसके बाद चौथा है विस्मयादि बोधक, जैसे कि हमने अभी बताया कि जहां पर अरे, क्या, ओह, सच है, ओहो, वाह, वाह आते हैं, वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। और ओह, ये कौन कौन है, अरे, कहां से आड रहे हो, क्या वह सफल हो गया। ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ये सभी सेंटेंस विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। संबोधन बोधक, संबोधन कर रहा है, तो उसमें जहां पर हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए आते हैं, वहां पर संबोधन बोधक होता है। और उसमें हेलो कोई है, ए कहाँ जा रहे हो, ये जो वर्ड होता है, ये संबोधन कर रहे हैं। हर्षबोधक का देखो, हर्षबोधन यानी थोड़ा सा खुशी वाला, तो वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओ आते हैं, वहां पर हर्षबोधक होता है। और ऐसे शब्दों को हर्षबोधक कहते हैं। आहा, मजा आ गया, शाबाश, तुमने तो ठीक उत्तर दिया, वाह, ये तो हो गया। ये तीनों जो सेंटेंस है, वो सभी हर्षबोधक के अंदर आते हैं। अब ये भय बोधक देखो। जहां पर बाप रे बाप, ओह, हाय, उईमा, त्राही त्राही आते हैं, वहां पर भय बोधक होता है। जैसे कि हाय, मुझे चोट लग गई, त्राही त्राही मच गई है। ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस होते हैं, ये सभी सेंटेंस कौन से होते हैं, भय बोधक होते हैं। आशीर्वाद बोधक, जहां पर दीर्घायु हो, जीते रहो आते हैं, वहां पर आशीर्वाद बोधक होता है। जैसे कि जीते रहो पुत्र, तुम्हें कामयाबी मिले, ये आशीर्वाद बोधक हो गया। अनुमोद बोधक, जहां पर हाँ हाँ बहुत अच्छा, अवश्य आते हैं, वहां पर ये अनुमोद बोधक हो गया। जैसे कि हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है, अवश्य श्री राम आपके साथ देंगे, ये सभी यहाँ पे अनुमोद बोधक हो गया। और विदास बोधक, जहाँ अच्छा जी, टाटा आते हैं, वहां पर विदास बोधक होता है। जैसे कि अच्छा, अब हम चलते हैं, टाटा, हम फिर मिलेंगे। ये जो वो सेंटेंस है, ये विदास बोधक हो गया। विवशता बोधक, जहां पर काश, कदाचित, हे भगवान आते हैं, वहां पर विवशता बोधक होता है। जैसे कि काश मेरी माँ मेरे साथ होती, हे भगवान अब क्या होगा। ये सभी यहाँ पे विवशता, इसमें से विवशता प्रकट हो रही है। ये सभी 11 जो सेंटेंस है, ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। समझ में रहा है बच्चों। तो आगे वाला देखो, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी क्या। जिन वाक्य में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में किसी इच्छा का, आकांक्षा का या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इसमें से आशीर्वाद का पता चल रहा है। 9 वर्ष मंगलमय हो, ये आकांक्षा है, ये मेरी इच्छा है, इसमें से इच्छा प्रकट हो रही है, बराबर है ना। और इसकी इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा देखो। ऐसे वाक्य में जिनसे हमें वक्ता की कोई अच्छी कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो रहा है, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। और इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण देखो। ईश्वर करे सब कुशल लौटे, ये इच्छा है।
ईश्वर करे सब कुशल लौटे। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हो, यह हम वक्ता द्वारा यानी किसी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा की गई कामना है, की गई याचना है, की गई प्रार्थना है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कामना कर रहा है, किसकी कर रहा है, जाने वाले की सभी कुशल लौटने की यहाँ पे कामना कर रहा है। इसी वजह से हमें इस बात से पता चलता है कि यह उदाहरण इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है और इसी को ही हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और भी कुछ देखो इच्छा वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण। दूधो नहाओ तो पूतो फलो, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, हाँ, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे तुम एक दिन कुत्ते की मौत मरो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। इन सभी में से इच्छा प्रकट हो रही है, कामना प्रकट हो रही है, आकांक्षा प्रकट हो रही है। तो ये सभी जो सेंटेंस है, ये जो सभी वाक्य हैं, इन सभी वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं और इसी को ही इच्छा वाक्य कहलाते हैं। तो सभी आपको देखते होंगे कि इस वाक्य में से भगवान से कोई कामना कर रहा है, इच्छा आशीर्वाद दे रहा है कोई, उदाहरण के बाद तौर पर हमें इस बात से पता चल रहा है। तो इन सभी वाक्यों को, इन सभी सेंटेंस को हम इच्छावाचक वाक्य ही कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य। संकेत मीन्स क्या, संदेश, मैसेज, कोई दिशा बताना, कोई संकेत देना, मैसेज देना जिसको कहा जाता है। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होना, तो उन्हीं को ही हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य की उदाहरण देखो। राम का मकान उधर है, राम का मकान उधर, उधर यानी संकेत दे रहा है, मैसेज दे रहा है ना, राम का मकान उधर है। इस बात से हमें पता चल रहा है कि उस उधर क्या है, राम का मकान है। सोनू उधर रहता है, उधर, उधर यानी संकेत। सोनू रहता है, ऐसा अगर हमने बोल दिया, सोनू रहता है, राम का मकान है, इससे हमें पता चल रहा है कि राम का मकान किधर है। सोनू रहता है, सोनू किधर रहता है हमें पता चल रहा है क्या, नहीं, लेकिन सोनू उधर रहता है और राम का मकान उधर है, इस बात से हमें पता चल रहा है कि वहां पे कुछ संकेत या दिशा निर्देश हमें बता रहे हैं। और ये दिशा निर्देश बताने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं उन सभी को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब आगे देखो संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी एक वाक्य जिनसे क्या होता है, एक क्रिया जो होती है वो दूसरी क्रिया यानी दूसरे काम के ऊपर निर्भर होती है, और ऐसे सेंटेंस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। अब संकेतवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण देख लो बेटा। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। अगर तुम परिश्रम करते, एक सेंटेंस हो गया, इसके डिपेंड अपॉन आज सफल हो जाते, ये दूसरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। तो ये एक वाक्य के ऊपर यानी एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर होना, यानी एक क्रिया के ऊपर कौन क्या होना, दूसरी क्रिया निर्भर होना। यानी एक क्रिया ने अगर तुम परिश्रम करते, ये एक क्रिया होगी, तो आज तुम सफल होते, ये दूसरी क्रिया हो गई। यानी एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया यहाँ पे निर्भर है, डिपेंड है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो शब्द होते हैं यहाँ पे बताया गया। देखो जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण पे देख सकते हैं कि यहाँ एक क्रिया को दूसरी क्रिया पर निर्भर दिखाया जा रहा है, और इसमें कहा जा रहा है कि अगर पहले परिश्रम कर लिया गया होता तो फिर आज सफल हो जा पाते, बराबर है ना। तो ये होते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत कर रही है, अंत यह उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अगर बारिश अच्छी होती, एक क्रिया, तो फसल अच्छी होती, दूसरी क्रिया। एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया क्या है, डिपेंड अपॉन है। और ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जब अंतर्गत आते हैं, ऐसे सेंटेंस को यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, कहते हैं। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं हो जाते, बराबर है ना। माँ कहती है ना, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट हो जाते, क्या नहीं हो जाते। तो एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड अपॉन है, डिपेंड है। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर है। इसी वजह से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि उठने की क्रिया जो है वो स्कूल समय से पहुंचने की और संकेत कर रही है। और इसी बात से पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर है, उसके ऊपर डिपेंड है। और इसी वजह से हमें पता चलता है कि यह सब वाक्य
संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ये सभी वाक्य संकेतवाचक वाक्य हैं। और भी कुछ देखो सेंटेंस है। अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। ये जो सभी सेंटेंस एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर है। ऐसे सेंटेंस अगर आपको पूछा गया है एग्जाम में तो आप निसंदेह बेझिझक आपको इस सेंटेंस को आप क्या कह सकते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, कह सकते हैं। इसके बाद आ गया संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जिन वाक्य में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब संदेह का बोध होना यानी क्या? क्या वह यहां आ गया? ये संदेह है। क्या वह यहां आ गया? संदेह है ना, वो आया या नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन संदेह है। क्या वह यहां आ गया? क्या उसने काम कर लिया? आप बोलेंगे कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो ये तो प्रश्नवाचक आ गया, प्रश्नवाचक आ गया, बराबर है ना? प्रश्नवाचक आप चिन्ह इसको कहेंगे। लेकिन ये ऐसी बात नहीं कि इसमें देखो प्रश्नवाचक वाक्य में पूरा क्या कहा जाता है, पूरा एक सवाल पूछा जाता है, वो हमें तुरंत पता चलता है। सवाल पूछे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ये जो सेंटेंस है तुम्हारा क्या नाम है, अगर ये यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें से हमें पता चल रहा है कि उसमें प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ सवाल, यहाँ पे जो उदाहरण देखो किस प्रकार के हैं। क्या वह यहाँ आ गया? यहाँ पे सवाल नहीं है, यहाँ पे संदेह हो रहा है, यहाँ पे संदेह हो रहा है, तो इसी वजह से ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या उसने काम कर लिया? क्या 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 यहाँ पे आगे लगा है ना, क्या और क्या, इसमें संदेह है। संदेह यानी थोड़ा सी उसमें थोड़ी सी उसमें झिझक जिसको कहा जाता है। क्या उसने काम कर लिया? क्या उसने पानी पी लिया? क्या उसने खाना खा लिया? हाँ, हमारे पिताजी माताजी बोलते हैं देखो, मात्र घर में अगर हम देरी से आते हैं तो देरी से आने के बाद क्या उसने खाना खा लिया, वो बोलते हैं ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे संदेह ये होते हैं संदेहवाचक। तो ये संदेहवाचक वाचक की वाक्य परिभाषा है। देखो ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण देखो। आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, संदेह है, पता नहीं है हमें, किसी के बारे में हमें पता है क्या? संदेह। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज बहुत सारी बारिश होने वाली है। बारिश हो रही है और बारिश होने वाली, बारिश हो सकती है, सकती, हाँ, सकना, यानी ये होता है संदेहवाचक वाक्य। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें बारिश होने की संभावना का बोध हो रहा है और यहाँ हमें निश्चित नहीं पता है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, बरसेगी या नहीं बरसेगी, बस संभावना का बोध हो रहा है। तो बस संभावना का बोध होना यानी संदेहवाचक वाक्य। शायद आज राम रावण का वध करेगा। शायद, हमें डेफिनेटली पता नहीं है, पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे इसमें से संदेह, हमें यहाँ पे सिर्फ संदेह दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें निश्चित पता नहीं है कि राम आज क्या करेगा, रावण को मारेगा या नहीं मारेगा। सिर्फ हम संदेह कर रहे हैं, हमें सिर्फ वहां पे उसको एक अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगाना यानी संदेह करना। तो इसी को ही हम संदेहवाचक वाक्य कह रहे हैं। और भी कुछ उदाहरण देखो। शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है। शायद, हाँ, अंदाजा लगाया। संभवतः वह सुधर गया। संभवतः पूरी तरह से सुधर, वहां पे वह सुधर गया ऐसा अगर कहा जाता, हाँ, वह सुधर गया, अगर यहाँ पे कहा जाता तो ये विधानवाचक वाक्य कहलाता। लेकिन संभवतः, संभवतः यानी वहां पे संदेह हो रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है, वह सुधर गया, तो यहाँ पे ये संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। शायद मोहन मान जाए। शायद, शायद मोहन मान जाए, शायद मेरी माँ मान जाए मुझे पिकनिक के लिए जाने के लिए। ऐसे जो हम अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे अंदाजा लगाने के वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंस को हम यहाँ पे कौन से वर्ड्स कहते हैं? संदेहवाचक वाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना है, ये 8 प्रकार के जो सेंटेंस है, ये 8 प्रकार के अर्थ के जो भेद है, इन भेद का आप अच्छी तरह से पूरी तरह से रिवीजन करना है। जो भी आप बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको बार बार पढ़ना है और बार बार पढ़ने के बाद आपको यह यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल में समझना है और समझने के बाद आपको ट्राई करना है कि कौन सा सवाल में क्या क्या हिंट बताए गए हैं और कौन कौन सी जानकारी प्राप्त दी गई है
तो इसका अगर आप अमल करेंगे, इसका बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करेंगे, तो आप एग्जाम में डिटेल यानी पूरे पूरे मार्क लेने में हासिल हो जाएंगे। तो ऑनलाइन क्लास वर्क जो है, इसमें जो अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिए गए, देखो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो सब जन, और इसको स्क्रीनशॉट निकाल कर इसके सामने यानी एक नोटबुक में निकाल कर एक नोटबुक में लिख कर आपको क्या करना है, इन सेंटेंस के सामने या इन सेंटेंस के नीचे ये एक सेंटेंस कौन सा है, वो कौन सा है, विधानवाचक है, विस्मयादिबोधक है, या प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, ये कौन सा भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस का वहां पे उसका उत्तर लिखना है और अपने अपने हिंदी क्लास टीचर जो है उन सभी को बताने का काम करना है, उनकी तरफ से चेक करवा कर लेना है। ये ऑनलाइन क्लास वर्क जो पहचानी है, इसमें से आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और निकाल कर आप अपने जो क्लास टीचर यानी आपके हिंदी विषय शिक्षक है उनके माध्यम से आप चेक करवा कर लेना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर गलत लिखा है तो उनसे करेक्शन करवा के लो, या आप जो स्क्रीन अभी जो मैंने जो पढ़ा है इन बातों का अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाल ली है तो उसके माध्यम से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आज के ऑनलाइन क्लास में आने के लिए सभी छात्रों और मार्गदर्शक शिक्षक का सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. It was very nice explanation. Students must have understood all the parts of the types of short sentences. They will really practice at home and do better. Students, stay with us for 5 more minutes, just 4 more minutes for the maths lecture. We are having our next maths lecture.